नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाएँ, जो सेल चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसका कुछ पार्ट होगा जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला जो टॉपिक है हमारे पास में, कोशिका अंगक। ओके, कोशिका का जो अंगक होता है जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स है और उनका क्या क्या काम है, उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ को नोट डाउन करते रहिए, कौन कौन सा अंगक का क्या क्या काम होता है हमारे शरीर में। पहला अंगक को देखते हैं। पहला अंगक है हमारे पास में अंतर्द्रावी जालिका, जिसको हम बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अंतर्द्रावी जालिका क्या होता है, इसको आपको अगर हम पिक्चर में देखेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे एक है, ठीक है, ये और यहाँ पे, ठीक है ना, इस प्रकार का दिखेगा। तो देखते हैं, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये है, याद रखना है, झिल्ली युक्त है, इसमें झिल्ली होते हैं, बाहर का कवरिंग होता है, झिल्ली होता है, ओके, मेम्ब्रेन होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की समरूप होती है। सो प्लाज्मा झिल्ली की जो रचना होती है उसी प्रकार इसका भी रचना हुआ होता है। ठीक है, ये है अंतर्द्रावी जालिका, आपको इस तरह से दिखेगा, एक कोशिका के अंदर में पाया जाता है। उसके बाद अंतर्द्रावी जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो होता है खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है चिकनी अंतर्द्रावी जालिका, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब चिकनी अंतर्द्रावी जालिका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका। ठीक है, इसके बाद इसका क्या काम होता है, अगर आपको आ जाएगा खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका और चिकनी अंतर्द्रावी जालिका में क्या अंतर है, तो आप सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है, ये झिल्ली का बना होता है। ठीक है, पहला वाला आपको डिफरेंस लिखना है। फिर दूसरा क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, ओके, और स्टेरॉइड्स बनाएगा, लिपिड बनाएगा, पॉलीसैकेराइड्स बनाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, इस लिपिड, स्टेरॉइड, पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन ये क्या बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसमें ये देखिए, ये खुरदरी दिखने का कारण क्या है, इसमें राइबोसोम होते हैं। ओके, राइबोसोम जिसको बोला जाता है, राइबोसोम के प्रेजेंट के कारण, राइबोसोम जिसके सतह पे होती है, ईआर के सतह पे, ये अंतर्द्रावी जालिका के सरफेस में, सतह में जब राइबोसोम होता है तो ये खुरदरी सी दिखती है, और इसी के कारण ये खुरदरी है। खुरदरी में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और यहाँ पे क्या है, राइबोसोम अनुपस्थित है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा वही काम लिखा गया है। दूसरा क्या करता है, मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रक के माध्यम प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करती है। तो ये क्या करता है, जो केंद्रक होता है सेल के अंदर में, जो कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, केंद्रक से बाहर में कोई भी चीज़ को लेके आने के लिए वो क्या करता है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करता है। अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, अंगक क्या होते हैं, झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, इनके। सो ये था खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रावी जालिका का अंतर। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्द्रावी जालिका का कार्य क्या होता है। अगर आपको पूछा गया कि अंतर्द्रावी जालिका का कार्य क्या होता है, आप क्या लिखोगे, अंतर्द्रावी जालिका का कार्य, यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थ के केंद्रक के बीच परिवहन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मेनली क्या होता है, जो कोशिका होता है, कोशिका से के केंद्रक के अंदर में जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर तक ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, परिवहन करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, पहला चीज हो गया। यह अंगकों के बीच जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। तो रासायनिक क्रियाओं के लिए ये कोशिका द्रव्य ढांचे का काम करती है। ठीक है, यह वसा, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करती हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो रफ होता है, जो खुरदरी होती है, जो खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका क्या कर रही है, प्रोटीन को संश्लेषण कर रही है, और जो चिकनी होती है वो क्या कर रही है, लिपिड्स को या फिर वसा को क्या कर रही है, सिंथेसिस कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यह कोशिकाओं में विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्विषीकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। मान लीजिए कोई कोशिका के अंदर में थोड़ा बहुत विष है, तो उस विष को निकालने का काम करता है। विष या दवा जो केमिकल्स होते हैं उसको बाहर में निकालने के लिए निर्विषीकरण, ओके, निर्विषीकरण करने में ये सहायक होता है। इसको निर्विषीकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिक होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। सो अंतर्द्रव्य जालिका ये था। आशा करता हूँ अंतर्द्रव्य जालिका समझ में आया होगा। ये था पहला अंगक,
उसके बाद दूसरा अंगक यहाँ पे है गोल्जी उपकरण। ओके, दूसरा अंगक जो है गोल्जी उपकरण है, इस तरह से दिखेगा आपको। गोल्जी उपकरण क्या होगा, इस तरह का दिखेगा। सो गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। सो ये भी क्या है, याद करना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है झिल्ली युक्त अंगक का नाम लिखिए। तो एक तो हमने वहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें अंतर्द्रावी जालिका हो गया, दूसरा क्या है गोल्जी उपकरण। ये दोनों का दोनों झिल्ली युक्त है। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है। तो ये क्या होता है, जो झिल्ली है, किसका झिल्ली, गोल्जी उपकरण का जो झिल्ली है, इसका संपर्क किसके साथ में होता है, ER मतलब अंतर्द्रावी जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसके साथ में इसका क्या होता है, संपर्क होता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, यह लिपिड बनाने में सहायक होता है। आपको याद रखना है किस में काम आता है, गोल्जी उपकरण लिपिड बनाने में सहायक होता है। दूसरा क्या है, यह मध्य लेमिना बनाने में कार्य करता है, मध्य लेमिला बनाने में भी ये कार्य करता है। दूसरा क्या है, यह स्वभाव से स्रावी होता है जो मेलनिन संश्लेषण में सहायता करता है। मेलनिन क्या है, एक हार्मोन से, उसको मेलनिन बनाने में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। तो अंतर्द्रावी जालिका से संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जिकाय में किया जाता है। सो गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी अपैरेटस जो होता है, जो उसमें जो लिपिड जो बना रहा था, ओके, अंतर्द्रावी जालिका से जो प्रोटीन और लिपिड जो बन रहा था, उसको यहाँ पे स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, किसको, जो प्रोटीन और लिपिड्स अंतर्द्रावी जालिका में जो बन रहा था, उसको यहाँ पे स्टोर करके रखता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो प्रोटीन और जो लिपिड होता है कहाँ पे संरक्षित होता है, कहाँ पे रखा जाता है, संग्रहण मतलब एक ग्रहण, क्या संग्रह करके रखता है, ये क्या करता है, संग्रह करके रखता है। सो याद रखेंगे, संग्रहालय अगर आप बोलेंगे प्रोटीन और लिपिड का, तो क्या है, गोल्जी उपकरण, मतलब वहाँ पे स्टोर हाउस, इट इज कॉल्ड द स्टोर हाउस। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा वाला में जाते हैं। अब तीसरा वाला चीज़ है, इसको देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम 3 नंबर में आ रहा है। तो लाइसोसोम इस टाइप का दिखेगा आपके, ये है लाइसोसोम। ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट मतलब जो चीज़ बच गया सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में जो चीज़ बच गया उसको निपटाने का काम करता है। मतलब उसको जो खराब चीज़ है, वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेजमेंट करता है, वेस्ट मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट करने वाला। गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाएं में एंजाइम्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण ये कार्य कर पाता है। कार्य कौन सा, अपशिष्ट को निपटाने वाला कार्य। ये एकक झिल्ली युक्त होते हैं। क्या है, एक देखिए, कोई कोई होता है, कोई कोई झिल्ली होता है, 2 झिल्ली होता है, कोई कोई अंगक जो होते हैं उनके पास में 2 झिल्ली होता है, उसको हम डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके पास एक झिल्ली है तो एकक झिल्ली युक्त होता है। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। तो किसका, ये जो लाइसोसोम का कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखिए। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य, लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। तो मतलब साफ सुथरा करने वाला चीज़ है। जो चीज़ बच गया, टूटा फूटा चीज़ होगा कोशिका के अंदर में, उसको पाचित कर देता है, मतलब डाइजेस्ट करके ये जो कोशिका को साफ सुथरा रखता है। दूसरा क्या है, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो उनको भी साफ सुथरा कर देता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होगा उनके साथ। और छोटे छोटे जो लाइसोसोम अगर वो कोई खराब हो चुके हैं उनको भी वो साफ सुथरा करता है। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। तो ये याद रखना है, बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण ये सब कुछ को कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब पाचन कर सकता है। ठीक है, उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कभी कभी मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो उपापचय जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोसोम की पुटियाँ फट जाती है ना, पुटिकाएँ जो फट जाती हैं, पुटिकाएँ फटने के कारण क्या होता है, उसमें से एंजाइम्स स्रावित होते हैं, एंजाइम्स निकल के आते हैं। मान लीजिए ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम से क्या हो रहा है, वो फट गया, फटने के बाद ये पुटिकाएँ फट गया, फटने के कारण क्या हुआ, यहाँ से एंजाइम्स निकल के आए, स्रावित हो रहे हैं। तो एंजाइम्स क्या करता है, अपने ही कोशिका को खा जाता है। ठीक है, अपनी कोशिका को पाचित कर देता है। तो इसलिए कभी कभी क्या बोला जाता है, इसको आत्मघाती थैली। किसको, ये याद रखना है आपको, ये जो है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको क्या है ना, उपापचय प्रक्रिया जो होता है उसके समय ये क्या करता है, लाइसोसोम
पुटिकाएं फट जाती हैं और इंजाइम्स स्रावित होता है, वो इंजाइम्स क्या करता है, अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है, मतलब डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको सुइसाइड बैग बोलते हैं, सुइसाइड बैग मतलब खुद को सुइसाइड कर दे रहा है। तो ये हो गया लाइसोसोम का कार्य और उसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा हम देखेंगे, ये जो डायग्राम दिख रहा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एक इसमें भी क्या है, ये दोहरी झिल्ली वाली क्या है, अंगक है। दोहरी झिल्ली वाली अंगक मतलब डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है। सो इसमें क्या होता है, बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है। सो इसका दो लेयर होते हैं, जो बाहर का लेयर और अंदर का लेयर, मतलब दो झिल्ली होता है, दो बाहर का कवरिंग होता है, एक बाहर का हो गया एक अंदर का, इस टाइप से दो होती है। सो आप देखेंगे, और एक चीज़ याद रखना है आपको, इसको क्या बोला जाता है, बिजली घर। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बिजली घर, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, कार्य देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्रदान करता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में काम करता है, मतलब उसके साथ में ये क्रियाएं करने के बाद एटीपी उत्पन्न करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है। और दूसरा चीज़ क्या है, इसका खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है। ठीक है, और राइबोसोम भी है। डीएनए होने के कारण क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, और राइबोसोम्स होने से क्या होता है, वो अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। राइबोसोम्स, इससे पहले हमने देखा था राइबोसोम्स क्या कार्य करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है राइबोसोम्स। तो याद रखेंगे 2 पॉइंट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान करता है, ये पहला चीज किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा क्या है, इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, अतः ये क्या करता है, प्रोटीन स्वयं बना लेता है, अपना प्रोटीन स्वयं बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। दूसरा है हमारे पास में प्लास्टिड। ओके, जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं या फिर प्लास्टिड बोलते हैं। तो प्लास्टिड में यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का है। ओके, प्लास्टिड जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, सो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। याद रखना है, ये जो प्लास्टिड जो होते हैं ओनली पादप प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, मतलब पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आंतरिक संगठन के झिल्ली की कई परतें होती हैं, इसके बहुत सारी परतें होती हैं। सो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला वाला है क्रोमोप्लास्ट, यह जड़ों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, यह जड़ों, तना, पत्तियों में होता है। ये किस में पाया जाता है, जड़ों, जड़ में, तना में और पत्तियों में पाया जाता है। ये प्राथमिक रूप से अंगक है जिनके स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। सो ये चीज़ याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट। और लास्ट वाला जो है ये ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, कोई इसका कोई कलर नहीं होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ये क्या है, सी वाला में है क्लोरोप्लास्ट, ये हरा रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट, यह पत्तियों में होता है। इसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि इसके अंदर में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने से ही, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रसधानियाँ। रसधानियाँ मतलब ये जो वैक्यूल्स बोला जाता है, ये बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसको रसधानियाँ बोला जाता है। ठीक है, इसको हम वैक्यूल बोलते हैं, रसधानियाँ। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रहालय थैलियाँ है। तो ये भी क्या है, संग्रहालय थैलियाँ है, इसके अंदर में बहुत सारा पदार्थ जमा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है। याद रखेंगे, कभी कभी आपको जंतु और पादप में अलग अलग पूछ देता है, जंतु और पादप में। तो आपको जंतु में ये जो है, जंतु में क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटी होती है, और पादप में जो रसधानियाँ होती है बड़ी होती है। याद रखेंगे, जंतु में छोटी और पादप में बड़ी होती है। ये रसधानियाँ, ये जो दिख रहा है ना आपका, ये है रसधानियाँ। ओके, सो रसधानी का कार्य क्या है, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ओके, कठोरता देने में ये टर्जिडिटी देती है, कठोरता देती है किसको, सेल को। किसके सेल के, किसके कोशिकाओं को, पादप के कोशिकाओं को ये कठोरता प्रदान करती है। कुछ
एक कोशीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो कभी कभी क्या होता है, एक कोशीय जीव होता है, उसके अंदर में जो खराब चीज होता है तो ये रसधानी के अंदर में जमा हो जाता है आके, तो रसधानी से क्या होता है, ये बाहर निकाल के फेंक देता है। तो अपशिष्ट जो बचा रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा रहता है, उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। किसमें, कोई कोई एक कोशीय जीव होते हैं, वो क्या करता है, रसधानियां से जो खराब चीजें, अपशिष्ट जो पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। सो यहाँ पे हमने अंगक के बारे में बात किया। आशा करता हूँ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।